हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के आधार पर चलते हैं। हम लोग बंदूक को सही नहीं मानते और बंदूक का रास्ता सही भी नहीं, क्योंकि अगर कमजोर कभी बंदूक उठाएगा तो उसको कुचलना, उसको मारना आसान हो जाएगा, नक्सली या और तमाम तरह के आरोप लगा के। इसलिए बाबा साहब ने कलम की बात की और कलम को हथियार बताया। सभापति महोदय, मगर सवाल ये है कि 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए तो इस देश का जो वंचित वर्ग SC ST OBC, जब 15 अगस्त को आज़ादी का सवेरा आ गया तो क्या जल जंगल जमीन में बंटवारा हुआ? उसको उसका हक अधिकार मिला। अगर उसको जमीन मिल जाती, घर मिल जाता, उसको अवसर मिल जाते तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं चलानी पड़ती। सभापति महोदय, जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी, क्योंकि मैं तो वो व्यक्ति हूं जिसके खुद के ऊपर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा जब मैं अपने लोगों के लिए लड़ने गया, और 2 अप्रैल 2018 को मेरे जैसे बहुत सारे लोगों पे लगा, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सवाल यह है, नक्सलियों के नाम पे क्या आदिवासियों की हत्या स्वीकार्य हो सकती है? हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारा स्टैंड है, हम नक्सलवाद के समर्थक नहीं है, लेकिन आदिवासियों को नक्सली कहकर उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, देश की 1/4 आबादी SC ST 25% से ज्यादा बड़े समाज के साथ जब जुल्म जाति अन्य अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, तब इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सदन क्यों नहीं सुनना चाहता? SC ST OBC के अन्याय की आवाज क्यों नहीं सुनना चाहता? कितनी चर्चाएं होती हैं, आज हालात कितने सारे अलग अलग हैं, लेकिन चर्चा इतने बड़े 25% समाज पे क्यों नहीं होती? 52% OBC पे क्यों नहीं होती? सभापति महोदय, मैं तो मानता हूं, कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं, अगर मैं आना होता मैं तो चर्चा के लिए चिल्लाता हूं कितनी बार, वरना तो SC ST के लिए कोई चिल्लाता भी नहीं है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है संविधान में। ये ना होता हमारे घरों में, हमारी गलियों में कोई वोट मांगने नहीं जाता। हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था कितनी बदली है। और एक हमारे सज्जन कह रहे थे कि जाति व्यवस्था की वजह से एक दलित ने छोड़ दिया नक्सलवाद को, लेकिन सवाल यह है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये धर्म छोड़ा था क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था खाई है, ऊंच नीच का भाव। सभापति महोदय, हमारे सम्मानित एक भाजपा के सांसद जवाब दे रहे थे बड़ी चिंता के साथ। सभापति, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो ये कह रहे थे जवाब देते कि उन्होंने कुछ ब्राह्मण्स के नाम लिए और कहा कि भाई ये इनके मालिक हैं, इनके यहाँ लेबर तो SC ST है, ये विचारधारा पर आधारित है। तो क्या कहना चाहते थे कि इस देश को तोड़ने की मूवमेंट कौन चला रहा है? जवाब दे। वो बड़ी बात यह है, उन्होंने ट्वीट किया 2 दिन पहले, मैं चाहता था मैं उनको जवाब दूं, उन्होंने आरक्षण को कोसने का काम किया। ये भाजपा की सोच है, जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। सभापति महोदय, मैं 1000 से ज्यादा जवानों की जान गई है 2010 से लेकर 23 तक। CRPF के जवान संसद की सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। अभी असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक की उसका पैर उड़ गया, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में थी, सरकार रिव्यू पिटीशन में गई, फिर उनके फेवर में थी। खत्म करूंगा 30 सेकंड में। सभापति महोदय, फिर भी बिल आ गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या एक CRPF BSF जो CAPF के हमारे जवान है, क्या उनकी शहादत नहीं है? क्या उनको जो है शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए? उनको सभापति सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और अंत में सभापति महोदय, इस देश में जवान शहीद होता है, उसको शहीद का दर्जा मिले, उसको सम्मान भी, लेकिन देश की सुरक्षा करते हैं। हम तो सम्मान करते सेना का। सीवर में सफाई कर्मचारी मरता है, इतने आगे बढ़े हम लोग, उसके बच्चों को भी अपना पेट पालने के लिए कई तरह की मुसीबत गुजरना पड़ता है, कोई नहीं सोचता। सच ये है, इस देश में दलित आदिवासी आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे। सरकार उनके लिए कुछ सोचना नहीं चाहती। सरकार नहीं सोचेगी तो फिर से किसी वाद का जन्म हो जाएगा। इस अन्याय का, ये जो कठोर अन्याय है, जो सदियों की हिंसा पे आधारित, सदियों के भेदभाव पे आधारित है, इसका जवाब सदन को देना पड़ेगा। सभापति महोदय, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ और आज भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए अन्याय लड़ना पड़ता है। धन्यवाद सभापति महोदय। जय भीम, जय भारत। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, 15 अगस्त 1947 के पहले इस देश का ट्राइबल बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती मुर्मू बंधुओं को हीरो मानकर चलता था। वो आदिवासी 47 से 70 आते आते माओ को अपना हीरो मानने लगा। ये परिवर्तन क्यों हुआ? मान्यवर, ये परिवर्तन विकास और अन्याय के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कठिन भूगोल के कारण और स्टेट की अनुपस्थिति के कारण
अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने क्षेत्र को चुना और भोले भाले आदिवासियों को उन्होंने बरगलाना चालू किया, अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाया और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनको लगा यहां तो अच्छा काम हो सकता है भाई, मगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। स्कूलें जला दी, इनके बैंक अकाउंट खुल जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे, बैंकें जला दी, दवाखाने जला दिए और फिर कहे यहां विकास नहीं पहुंचा है। विकास को तो वामपंथी उग्रवादियों ने वो क्षेत्र में सालों तक नहीं पहुंचने दिया, जो अब नरेंद्र मोदी के शासन में वहां पहुंच रहा है, घर घर जा रहा है। गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस पूरे क्षेत्र में सालों तक गरीबी रही। मान्यवर, मैं इसको और अच्छे तरीके से सदन के सामने रखना चाहता हूं। नक्सलवाद की जड़ें गरीबी और विकास से जुड़ी हुई नहीं है मान्यवर, वो वैचारिक है। मैं आज 60s के 4 क्षेत्र पढ़ना चाहता हूं। एक, नक्सलबाड़ी साक्षरता का दर 35% था। बस्तर साक्षरता का दर 23% था। सहरसा बिहार, जो नक्सलवाद से कभी प्रभावित नहीं हुआ, साक्षरता का दर 33% था। और बलिया यूपी का नक्सलवाद से सटा हुआ, सोनभद्र से सटा हुआ जिला, वहां पर भी साक्षरता का दर 31% है। तो चारों स्थानों पर साक्षरता का दर कमोबेश समान था। प्रति व्यक्ति आय नक्सलबाड़ी में 500 रुपया थी, सबसे ज्यादा थी चारों क्षेत्र में। बस्तर में 190 रुपया थी, सहरसा में 299 रुपया थी और बलिया में 374 रुपया थी। तो प्रति व्यक्ति आय भी चारों क्षेत्र में एक समान थी, मगर नक्सलवाड़ी और बस्तर में वामपंथी उग्रवाद पनपा और सहरसा और बलिया में नहीं, क्योंकि सहरसा और बलिया की भूगोल उनके अनुकूल नहीं थी। वहां घने जंगल नहीं थे, नदी नाले, छुपने की पहाड़ियां नहीं थी। हथियार लेकर अपनी मूवमेंट करने का, आदिवासियों को दबाने का, उनको जबरदस्ती अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की वहां पर अनुकूलता नहीं थी। अगर विकासी पैमाना होता, अगर प्रति व्यक्ति आय ही पैमाना होता, तो देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहां 70 में विकास नहीं पहुंचा था। वहां क्यों नक्सलवाद नहीं हुआ? और मान्यवर, आज तो मैं इस सदन में ये विचार को सिरे से खारिज कर रहा हूं। हम लोकतंत्र में हैं, हमने इस देश के संविधान को स्वीकार किया है। संविधान के माध्यम से ही आज इस महान सदन के हम सदस्य हैं। अन्याय किसी को भी हो सकता है, अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है। हम संवैधानिक रास्तों से हमारी लड़ाई लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे? किस थ्योरी का यहां से समर्थन हो रहा था, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। किसी को भी अन्याय हो तो हथियार हाथ में उठा लेना, ये लोकतांत्रिक तरीका है?